जी सर। अच्छा जी, अब आप देखें सेल्फ स्टडी के लिए क्वेश्चन। अब आप लोगों ने खुद बताते जाना मुझे। ऑल पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी आर ट्राइंग टू डैश बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। कंट्रोल। ये क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं या प्रोडिक्ट करते हैं। जितने भी पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी के लोगों ने दिए हैं ना, उनकी उनकी क्या कोशिश है कि वो बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन करें, कंट्रोल करें, प्रिडिक्ट करें, एक्सटेंड करें। डेफिनेटली एक्सप्लेन करें। जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी हैं तो उन्होंने एक्सप्लेन ही किया ना, बताया है कि ये किरदार ऐसे होता है, मेंटल प्रोसेस ऐसे होता है, माइंड ऐसे काम करता है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को। तो बिहेवियर के ऊपर आपने ठीक करना है। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉड डेवलप, अब आपने खुद बताना है कि उसने कौन सा पर्सपेक्टिव डेवलप किया था, बिहेवियरल का, साइकोडायनामिक का, ह्यूमनिस्टिक का या सोशल का? सर साइकोडायनामिक। डेफिनेटली साइकोडायनामिक का आपको आना चाहिए। तो ये थ्योरी पढ़ने का ये फ़ायदा है कि ये सारा जो गड़बड़ हो जाता है, मिक्सअप होता है, तो अब से आप ये बड़े अच्छे तरीके से इसको आप समझ जाएंगे। अच्छा जी, अनकॉन्शियस माइंड कंसेप्ट हैज़ लाशऊर का जो नज़रिया था वो किसने पेश किया था? मास्लो ने, फ्रॉड ने, जंग ने, एडलर ने? सर फ्रॉड ने। फ्रॉड ने, बिल्कुल। जो माइंड की जितनी भी बातें थी, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, शऊर, लाशऊर, तहत शऊर के जो नज़रिए थे, ये सारे के सारे सिगमंड फ्रॉड साहब ने दिए थे। उसके बाद है जी कि डैश इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जो फादर है वो कौन है? डेफिनेटली वाटसन, W.B. वाटसन। ठीक है, ऐसे है ना? जी सर। जी सर। ओके, उसके बाद है कि आफ्टर वाटसन, वाटसन के बाद किसने बिहेवियरिज्म को आगे बढ़ाया या तकवीत दी? पावलो ने, स्किनर ने, रॉजर ने और फ्रॉड ने। तो ये क्या कौन है? सर पावलो ने। पावलो और स्किनर दोनों हैं। ठीक है, पावलो ने कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। ठीक है, जी सर। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे आप किसको कहेंगे? सर जैसे हमने पढ़ा तो उसके बाद तो फिर पावलो ही आता है, वाटसन के बाद जी, पावलो फिर वाटसन के स्किनर है। बाद बिल्कुल दोनों हैं, लेकिन वाटसन के बाद पहले पावलो ने उसकी पैरवी की और उसके पावलो की पैरवी फिर की स्किनर ने। तो पावलो इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखें कि दोनों राइट आंसर लग रहे हैं, लेकिन आपने कौन सा करना है? फ्री विल इज रिलेटेड टू, फ्री विल क्या है? अब आ गई थी तीसरी फोर्स, वो कहते हैं कि क्या माइंड बिहेवियर की गेम है, इंसान को खुद आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, फ्री विल होनी चाहिए कि वो अपनी मंजिल खुद तय करे। तो ये पर्सपेक्टिव किसका था? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का था। ठीक जी, तो उसके बाद कहते हैं कि डैश पर्सपेक्टिव वाज मेजर फोर्स इन साइकोलॉजी विच इज़ इमर्ज्ड इन 1960s। 1960 में ये कौन सा नज़रिया सामने आया? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाला नज़रिया 1960 में आया। इन डैश पर्सपेक्टिव इज कम्बिनेशन ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। तो नाम से ही जाहिर है कि सोशो कल्चरल जो एक पर्सपेक्टिव है, ये दोनों सोशियोलॉजी का और साइकोलॉजी का कम्बिनेशन है। अच्छा, उसके बाद है डार्ले एंड लैटिने कॉइन द कंसेप्ट ऑफ, आई थिंक ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? ये है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सिगमंड फ्रॉड ने दी थी, फ्री विल ह्यूमनिस्टिक वालों ने दी थी, और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ये डार्ले और लैटिन ने दी थी। ठीक है, डैश फर्स्ट सजेस्टेड एवोल्यूशनरी थ्योरी, पहली इर्तकाई थ्योरी किसने दी थी? नजरिया इर्तका डार्विन ने दिया था। ठीक हो गया जी? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है नफ्सियात के बारे में। इसको बार बार पढ़ें, इन एमसीक्यूज़ को बार बार देखें, फिर आपकी बुक में जो नफ्सियात के एमसीक्यूज़ हैं उनमें से इन 4-5 लोगों का के नाम से जितने भी थ्योरीज़ आ रही हैं फिर उनको देखें कि आपने ये जो सादा अल्फाज में हम थोड़ा सा इसकी वजाहत की है, क्या उन एमसीक्यूज़ के ऊपर पूरा उतरती है या नहीं उतरती। मेरा ख्याल है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि कितने लोगों का कौन कौन सा काम था, बजाय इसके कि सिर्फ एमसीक्यूज़ को आप
पढ़ते रटा लगाते 100 दफ़ा भी रटा लगाते तो नहीं होना था याद। तो इसको हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। ये 5-6 अप्रोचेस जो थी, नुक्ता नज़र पर्सपेक्टिव थे, उनको हमने अलग अलग किया। कौन कौन से उस नज़रिए के मानने वाले थे, उन्होंने क्या क्या थ्योरीज पेश की। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ईजी हो गया हमारे लिए समझना। ओके जी। जी सर। ओके जी।